बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ जिसके बारे में हमने ढेरों न्यूज़ सुनी है और हम सब जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं अमेरिका ने इसकी नींव रखना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अमेरिका कभी भी बांग्लादेश बनने के सपोर्ट में नहीं था। अमेरिका एक तो पाकिस्तान के काफी क्लोज था और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है उसके थ्रू इंडिया पे हमेशा कंट्रोल रखता था। इसलिए अमेरिका के लिए बांग्लादेश बनना एक हार थी। 1971 में जब इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश बना, जो हार हुई उस हार को ना तो आज तक पाकिस्तान भूल पाया है और ना ही अमेरिका। कट टू 2024, अमेरिका ने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे भड़का के 2024 के अंदर एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अमेरिका ने इंटेंशनली शेख हसीना जो कि एक सेक्युलर लीडर की तरह जानी जाती थी, उन्हें इंडिया के फेवर वाली, इंडिया के साथ बायस रखने वाली लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना चालू किया। अमेरिका ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया के थ्रू बांग्लादेश के लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। उन्होंने शेख हसीना को डिक्टेटर और इंडिया को बांग्लादेश की ज्यादातर सारी इस परेशानियों के लिए जिम्मेदार बताना शुरू किया। अमेरिका ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू करवाया और शेख हसीना को इंडिया इन का एडवोकेट बताते हुए मेजर एविल या मेजर विलेन की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू किया, जिसका नतीजा क्या हुआ वो हम सब ने देखा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और इस तरह से अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर अपनी पसंद की गवर्नमेंट बनाई। मोहम्मद यूनुस जो कि अब बांग्लादेश के प्राइम एडवाइजर हैं, उनको सारी कमान मिली। अब मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस हिलेरी क्लिंटन के काफी क्लोज रह चुके हैं। ओबामा उन्हें 2009 में प्रेसिडेंशियल फ्रीडम अवार्ड दे चुका है, जो कि काफी रेप्यूटेड अवार्ड है, और 2009 से मोहम्मद यूनुस अमेरिका के टच में है। तो समझो कितना पुराना ये षड्यंत्र रहा होगा बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करने का और ये सरकार बनाने का। दूसरा, उन्होंने इंडिया को मेजर एनिमी पोर्ट्रे कर दिया बांग्लादेश का। अब इंडिया को उन्होंने सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक ग्रुप के ऊपर इन इकोनॉमिक सेक्शंस पे इंडिया को बताया कि इंडिया ही आपका मेजर एनिमी है। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, इंडिया और अमेरिका तो दोस्त हैं, दोनों मिलके, और इन दोनों का कॉमन जो दुश्मन है, जो कॉमन परेशानी है वो तो चाइना है। तो इंडिया और अमेरिका मिलके तो चाइना के अगेंस्ट मोर्चाबंदी कर रहे हैं, तो अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट क्यों जाएगा? अमेरिका तो इंडिया का दोस्त हुआ ना। जानते हैं क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? आगे के इस सेक्शन, व्हाट विल अमेरिका गेन आउट ऑफ दिस। जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ होता है परमानेंट इंटरेस्ट, आपके सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ फायदे। अमेरिका भी भारत का ना तो कोई दोस्त था ना दोस्त है। अमेरिका इज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द मिस्टेक इट डिड विद चाइना। अमेरिका भारत को कंटेन्ड रखना चाहता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहता है, अनलाइक चाइना जो अपने आप में एक पावर बन गया है, जो कि अब अमेरिका के आउट ऑफ कंट्रोल है। अमेरिका नहीं चाहता भारत वैसा बने, एंड अमेरिका इज जस्ट ट्राइंग दैट। भारत एक अकेली इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है जो कि पिछले 10 सालों से 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ती जा रही है, और अगर भारत इसी तरह से बढ़ता रहा तो सब जानते हैं 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होगा, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। अब अमेरिका उस बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जो खुद की लाइन को तो बड़ा कर नहीं सकता, तो पास वाले की लाइन को छोटा कर रहा है। क्लियरली आज के कंटेक्स्ट में समझे तो अमेरिका खुद की इकोनॉमी को तो बढ़ा नहीं सकता, वो खुद तो बार बार रिसेशन में जाता जा रहा है, तो अब वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ इंडिया को बढ़ने से रोक सकता है। सच अ नेगेटिव अप्रोच। तो वो इंडिया को रोकने के लिए जो भी कर सकता है वो कर रहा है, और अमेरिका का इसी के तहत 2 स्टेप फंडा और 2 स्टेप प्रोग्राम है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो उसके इस 2 स्टेप प्लान का पहला स्टेप यही है कि अमेरिका को अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेरा जाए। अमेरिका के इसी प्लान का हिस्सा है बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना। एसेंशियली अब इस नई रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा अमेरिका ने 1971 से पहले का सेटअप बांग्लादेश में अचीव कर लिया है। कहने को वो बांग्लादेश है, बट बांग्लादेश नाउ विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान ओनली। इससे फायदा है, नुकसान क्या होगा? इंडिया अब चारों तरफ से लैंडलॉक पोजीशन में आ गया है। वेस्टर्न फ्रंट पे हमारे पास पाकिस्तान है जो इंडिया से नफरत करता है, और वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान होने की वजह से इंडिया का सारा यूरेशिया का जो रास्ता है, जो लैंड रूट्स हैं, वो रुके हुए हैं, बिजनेस रूट्स रुके हुए हैं। अब बांग्लादेश पे भी कंट्रोल लेके इंडिया का जो बांग्लादेश के थ्रू होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो रास्ता था वो भी खत्म हो गया। इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ पानी, ओनली ओशियंस, जो कि अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। चाहे साउथ चाइना सी ले लो, चाहे पैसिफिक ले लो, इंडियन ओशियन के अंदर भी बतेरे प्लेयर्स हैं, एंड सेम गोज इन आवर वेस्टर्न फ्रंट टू। तो इंडिया एक तरह से अब घिरता जा रहा है। अमेरिका अब बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस भी बनाएगा, जो कि उसने शेख हसीना से डिमांड की थी और फुलफिल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से शेख हसीना जी को जाना पड़ा। ये मिलिट्री बेस चाइना और इंडिया दोनों के लिए एक समस्या का विषय बनेगा। अब ये तो थी बात इंडिया को बाहर से घेरने की, पर अमेरिका को पता है जब तक इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहेगी तब तक सिर्फ इंडिया को बाहर से घेर के काम नहीं चल पाएगा। इंडिया को इंटरनली भी बिजी करना पड़ेगा, इंटरनली भी वीकन करना पड़ेगा, ताकि इंडिया हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज पे और अमेरिका पे डिपेंडेंट रहे। इसलिए अमेरिका
बाहर के साथ साथ इंटरनली भी इंडिया को वीक करने पे काम कर रहा है। 2014 में मोदी का फुल मेजोरिटी से आना अमेरिका के लिए इफ नॉट शॉकिंग डिसअपॉइंटिंग तो था ही था। 2017-18 से ही अमेरिका के मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया, टेक जायंट्स या हम कहें डीप स्टेट मीडिया ने मोदी सरकार और भारत के खिलाफ काम करना चालू कर दिया था। मोदी के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ अमेरिकन हाउसेस ने ये पोर्ट्रे करना चालू कर दिया कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, ताकि मोदी थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। पर मोदी और मोदी सरकार फाउंडेशन पे वर्क करती रही और इंडिया को स्ट्रांग बनाती रही। अमेरिकन मीडिया और इंडिया का ओपोजिशन काफी कुछ कॉन्फिडेंट थे उनके इस प्रोपोगेंडा और नैरेटिव की वजह से कि 2019 में तो मोदी सरकार वापस से रिपीट नहीं होगी। पर जब मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ, पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर 2019 में आई, तो वो एक बहुत ही भयंकर शॉक था ओपोजिशन और अमेरिका दोनों के लिए। 2019 के बाद से इंडिया स्टार्टेड टेकिंग मेनी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। फिर चाहे वो निष्पक्ष रहने का डिसीजन हो रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर, रशिया से ऑयल परचेज करते रहने का डिसीजन हो जो कि इंडिया के लिए इकोनॉमिकली काफी बेनिफिशियल प्रूव हुआ, या फिर ईरान के छबार पोर्ट के साथ ट्रेड डील एग्रीमेंट में जाना हो, ये सब अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, शॉक था। एंड अमेरिका स्टार्टेड फीलिंग कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी मोड में अमेरिका स्टार्टेड वर्किंग। अब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि 2024 में चाहे जो हो जाए हम मोदी को नहीं आने दे सकते, इस सरकार को रिपीट होने नहीं दे सकते। और अपनी इसी योजना के तहत अमेरिका ने अपने सारे रिसोर्सेज झोंक दिए मोदी की क्रेडिबिलिटी को गिराने के लिए, जैसे कि उन्होंने शेख हसीना के साथ किया। उन्होंने मोदी को डिक्टेटर प्रूव करना चालू किया। उन्होंने जितने भी हमारे आंदोलनकारी जीव थे, आंदोलनकारी थे, उनको ग्राउंड लेवल सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप और सब कुछ, सब तरह से उनको ग्राउंड कवरेज, एयर कवरेज, न्यूज कवरेज देना चालू किया, ताकि हमारा चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे हमारा फार्म लॉज के अगेंस्ट एजिटेशन हो, चाहे हमारा सीए एनआरसी के अगेंस्ट एजिटेशन हो, कनाडा से रिस्पांस आ रहा है, यूके से रिस्पांस आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंडिया पे और इंडिया के लोगों पे सब जगह से दबाव बनाना चालू किया। ये ऐसा दिखाना चालू किया कि इंडिया में तो भाई डिक्टेटरशिप आ गई है, मोदी किसी की नहीं सुन रहा है, मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही है। बट रियल एजेंडा था सरकार को गिराना। अमेरिका 2024 के इलेक्शन से पहले स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ पार्ट ऑफ ओपोजिशन। इंडी अलायंस का इंडिया बना ही अमेरिका के जुड़ने से था। इंडी प्लस ए यानी इंडी प्लस अमेरिका वाज इंडिया अलायंस। तो इस तरह से अमेरिका प्लेड अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ मोदी इन इंडिया एज वेल। बट हम थोड़े से लकी निकले। 2024 के जो रिजल्ट आए उससे ना ईवीएम पे कोई शंका बची, ना हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस पे। अगर 2024 में भी मोदी को फुल मेजोरिटी या जैसा कि मोदी जी क्लेम कर रहे थे 400 पार टाइप का कुछ हो जाता, तो पक्का अमेरिका पूरा ट्राई करता कि ओबामा जी की जो चिंता थी कि इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगा अगर मोदी वापस से आ गया, या कहे उनकी इच्छा थी उनकी, वो ओबामा जी की इच्छा पूरी करवा ही देता अमेरिका। पक्का अमेरिका इंडिया के अंदर वायलेंस इंसाइट करता, सोशल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बोलता कि ये ईवीएम्स हैक हो गई, मोदी ने सब कुछ हैक कर डाला। बट जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़े से लकी निकले और इंडिया बांग्लादेश जैसी सिचुएशन में आने से बच गया। बट अमेरिका को पता है डेंजर इज नॉट ओवर येट। मोदी आज भी लीडर है इंडिया का और मोदी जी भी ये जानते हैं अमेरिका के इंटेंशंस क्या है। इसीलिए जो लोग आज मोदी पे सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी आजकल 2019 वाले मोदी नहीं रहे, बिल्कुल सही कहते हैं। मोदी जी बहुत समझदार हैं, वो ये सारे चलते षड्यंत्रों को देख रहे हैं। इसलिए वो अमेरिका को, ओपोजिशन को, इन आंदोलन जीवी लेफ्ट लिबरल्स को कोई मौका नहीं देना चाहते कि बांग्लादेश जैसी एनार्की या केओस भी इंडिया में भी क्रिएट हो सके। तभी वो चाहे रिजर्वेशन पे कानून हो, चाहे कंगना रनौत के सिख और फार्म प्रोटेस्ट पे दिए गए बयान हो, इन सब के ऊपर काफी बैकफुट पे दिख रहे हैं, क्योंकि वो अभी कोई चिंगारी को आग और हवा नहीं देना चाहते जिससे कि हम इंडिया जो है, इंडिया उस क्योटिक और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन में पहुंच सके और पिछले 10 साल से जो काम हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसके ऊपर एक रोक लग जाए, जो कि अभी पूरा अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड और इनफैक्ट ओपोजिशन भी बहुत दिल से चाहता है। तो मोदी जी वो नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चलो मोदी जी तो जो करेंगे, हम एज अ ऑडियंस, हम जनता या सिविलियन इन इंडिया, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, हम बांग्लादेश में और बांग्लादेश के लोगों की जो इंडिया को लेके हेट्रेड है, हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते, दैट इज अ गॉन केस। अब ईस्ट पाकिस्तान तो बन चुका है, पर हम इंडिया को इंटरनली वीक होने से डेफिनेटली बचा सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे चलते इस वेस्टर्न अमेरिकन प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स को बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं, हम उसको सुनना बंद कर सकते हैं। फिर चाहे कितने ही इन्फ्लुएंशियल ये हमारे यूट्यूबर्स हो, चाहे हमारे
न्यूज आउटलेट्स हों, हमें दिमाग लगा के लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो भी बोल रहे हैं, इंडिया को जो कभी रिलीजन में, कभी जात पात में तोड़ने की जो कोशिश होती है, ये जो नैरेटिव्स चलते हैं, इससे एक्चुअली में फायदा किसका होना है, हमें ये सोचना पड़ेगा और हमें अकॉर्डिंगली हमारे जो सोशल इनपुट है उसको वॉच करना पड़ेगा। विद दैट आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।